नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या होती हैं विचारधाराएं और कौन सी प्रमुख विचारधाराएं हैं जो सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में प्रचलित हैं। इनको समझने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सोसाइटी। ब्रॉडली, बेसिकली एंड जनरली वी कैन कैटेगराइज सोसाइटी इनटू 3 टाइप्स: प्री मॉडर्न सोसाइटी, पूर्व आधुनिक समाज, आधुनिक समाज व उत्तर आधुनिक समाज यानी कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द टर्म मॉडर्न। द टर्म मॉडर्न मीन्स, आधुनिक का अर्थ होता है, द टर्म मॉडर्न मीन्स वेयर देयर इज रैशनैलिटी, वेयर देयर इज लॉजिक एंड वेयर देयर इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। जहाँ कहीं भी तर्क हो, रैशनैलिटी हो व साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तथ्य हो, वैज्ञानिक विधि हो या उन विधियों से तथ्यों को समझा व परखा जा सके, उसे कहते हैं आधुनिक। वहीं जब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिक की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म पोस्ट मॉडर्न रिफर्स टू द रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव्स। पोस्ट मॉडर्न यानी उत्तर आधुनिक का मतलब जहाँ पे बड़े बड़े सिद्धांतों को, थ्योरियों को, लॉजिक को नकार दिया जाए। उत्तर आधुनिक लोग या उत्तर आधुनिक सोच के लोग तर्कों पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो लॉजिक की बात नहीं करते हैं। अच्छा, इसी क्रम में अभी आपकी स्क्रीन पे जैसे जो पिक्चर आ रही है, जहाँ एक तरफ लेफ्ट में लिखा है मार्क्सिज्म और एक तरफ राइट में लिखा है फैसिज्म, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। इसको समझना कि क्या समाज में राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक विचारधारा इसी क्रम में चलती है या इसके उलट चलती है, या इसमें भी कुछ घटता है या बढ़ता है। इसी क्रम में अगर हम इसको देखें तो समाज में फेमिनिज़म, डेमोक्रेटिज़म, मार्क्सिज्म, नियो लिबरलिज्म, बहुत सारे विचार हैं। इसी क्रम में सबसे पहले अगर हम देखें तो कंजर्वेटिज्म यानी कि अपरिवर्तनवाद। कहते हैं यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में, फ्रांस में कुछ ऐसे वर्ग हुए 19वीं शताब्दी में जो कि समाज में परिवर्तन को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो परंपराएं, प्रथाएं, रिचुअल्स चले आ रहे हैं उन्हीं को हम मानें और उन्हीं को आधार मान के हम तरक्की करें या आगे बढ़ें। नो डाउट ये भी डेवलपमेंट को फोकस करते थे, लेकिन इनका यह मानना था कि विकास के लिए परंपराओं को, प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। दे बिलीव इन रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़। दे बिलीव इन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशन। वो परंपराओं और प्रथाओं को यथावत बनाए रखने में यकीन रखते थे, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। अब इसी क्रम में बात आती है नियो लिबरलिज्म की। कि आइए पहले शब्द को समझते हैं। क्या है नियो? नियो का अर्थ होता है नव यानी कि नया, लिबरल मतलब उदार। अब पहले समझते हैं लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद क्या है। कहते हैं 19वीं शताब्दी में जब जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल और एडम स्मिथ जैसे बड़े बड़े नाम हम पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने वकालत की कि भाई जिस व्यक्ति के पास पूंजी है, पैसा है, उसे फैक्ट्री लगाने दिया जाए। अभी हम बात करें लिबरलिज्म की, उदारवाद की, तो उदारवाद ये कहता है लासे फेयरे। लासे फेयरे मीन्स दैट द स्टेट और द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल। राज्य को व्यक्तियों के आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। वही जब हम बात करते हैं नियो लिबरलिज्म की, अब देखिए उदारवाद में नियो जुड़ गया। कहते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में यानी 20वीं शताब्दी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फ्रैंकफर्ट स्कूल डेवलप हुआ, जब हबरमास और क्या नाम है, आप कहते हैं ये अल्थुज़र की बात जब करते हैं, इन लोग जब आगे बढ़े और इनके बाद के जो विचारक आए तो उन्होंने उदारवाद में नव उदारवाद जोड़ दिया। नव उदारवाद की बात जब हम करते हैं तो यहाँ में गिडेंस और क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। देखिए नव मार्क्सवाद और नव उदारवाद दोनों पैरेलल चलते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ एक समय पर समझना बहुत ज़रूरी है। अभी नव उदारवाद की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि टैक्स को कम करें और कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कॉरपोरेट जिम्मेदारियों को समझें। नव उदारवाद में हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज। जैसे विप्रो के स्कूल हैं, रिलायंस के स्कूल हैं, ये क्या है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नव उदारवाद कहता है। अच्छा, अब इसी क्रम में जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं, क्या है मार्क्सिज्म, क्या है मार्क्सवाद? मार्क्सवाद ये कहता है कि दुनिया के हर समाज में, हर कालखंड में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक शोषण करने वाला, दूसरा शोषित होने वाला, यानी कि प्रोलेटरिएट जिसे हम कहते हैं सर्वहारा, और बॉर्जियोसी जिसे हम कहते हैं भुर्जुआ या भूजुआ। मार्क्स का ये कहना है कि हर समाज में ये 2 ही तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जिनके पास संसाधन होते हैं, संसाधनों पे अधिकार होता है, और दूसरा जिनके पास संसाधन नहीं होते, संसाधनों पे अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो नव मार्क्सवादी हैं, जैसा कि मैंने नाम लिया अल्थुज़र का, हबरमास का,
हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्लियर कट लाइन नहीं खींच सकते हैं मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी में, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ता है विचारधाराओं में। लेकिन मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं, नव मार्क्सवादी ये कहते हैं कि समाज में दो ही प्रकार के वर्ग नहीं होते हैं। जहां मार्क्सवादी ये कहते हैं कि समाज में दो ही प्रकार के वर्ग होते हैं, शोषण करने वाला और शोषित होने वाला, वहीं नव मार्क्सवादी ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दो से ज़्यादा वर्ग भी हो सकते हैं और हर जगह शोषण ही नहीं होता है। बहुत सारे वर्ग होते हैं समाज में, बहुत सारी विभिन्न आयाम होते हैं और उत्पादन की प्रणालियाँ भी कई प्रकार से भिन्न होती हैं। क्यों? आज सर्विस सेक्टर भी है। अब इसी नव उदारवाद और नव मार्क्सवाद के बीच से जब लोकतंत्र की स्थापना होती है, जब दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद जब हर जगह डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो एक नई विचारधारा पनपी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कहते हैं यहाँ पे ये कहा गया कि ठीक है, डेमोक्रेसी, आपके पास पैसा है तो आप उद्यम लगाइए, बिल्कुल आप उद्यम लगाइए, लेकिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करिए। बिकॉज एवरी सिटीजन इज़ हैविंग इट्स सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इस सोसाइटी। समाज के प्रति दायित्वों को समझते हुए लोकतांत्रिक रूप से उद्यम को लगाइए, वह समाज का भी कल्याण करिए। अब इसी क्रम में एक और विचार आता है आगे बढ़ते हुए, एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद, जो ये कहता है, आपने नाम सुना होगा इको फेमिनिज्म का, वंदना शिवा का, मारिया मीस का, जो ये कहते हैं कि भाई तरक्की करिए, बिल्कुल तरक्की करिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मीन्स डेवलपमेंट वाया कीपिंग इन माइंड अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचर एंड नर्चर। अच्छा, अब एक तरफ लोकतांत्रिक समाजवाद की बात हो रही है, नव उदारवाद की बात हो रही है, तो भूमंडलीकरण भी आएगा, यानी ग्लोबलाइजेशन भी आएगा। क्या है ग्लोबलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड बाउंड्रीज, इकोनॉमीज एंड कल्चर। समाज की संस्कृतियों का समायोजन होना, नियोजन होना, आपस में घुल मिल जाना। अब जब उदारीकरण की बात आएगी, भूमंडलीकरण की बात आएगी, तो निश्चित तौर पे एंटी ग्लोबलिज्म, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज भूमंडलीकरण के खिलाफ, उनका ये कहना है इसकी वजह से हमारी अपनी निजी संस्कृति विलुप्त हो रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।